गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की ये क्लास जो है वो मोटिवेशनल क्लास है एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि आप लोग सिविल एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं। आप सभी के अंदर एक ऑफिसर्स की क्वालिटी है, लेकिन शुरुआत जब भी हम करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा, और शुरू में ही या तो हमें गलत सलाह मिल जाती है या फिर डायरेक्शन सही ना होने की वजह से थोड़ी देर बाद हम खुद हताश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर शायद वो क्वालिटी है ही नहीं कि हम एक ऑफिसर बन पाएँ। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप में से हर एक के अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। बस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और आपका खुद पर विश्वास। आपके ऑफिसर बनने और आज के बीच अगर कोई दुश्मन है आपका तो वो आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आप अपने टारगेट को अपने दिमाग से नहीं निकलने देते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है, तो यकीन मानिए आप अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही आप तैयारी शुरू करेंगे ना, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आने लगेंगी। अगर आप घर में रह के पढ़ रहे हैं तो मम्मी पापा आपको ढेर सारा काम देने लगेंगे। ये आपको फील होगा, वो काम आप पहले से कर रहे होते हो, लेकिन चूंकि अब आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ लग जाता है तो आपको लगता है कि आजकल मुझे ज़्यादा काम दिया जाने जा रहा है। आप जब हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो तो आपको ये लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको अब ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो सब अपने रूटीन में होते हैं। लेकिन आपने अपना एक नया रूटीन स्टार्ट किया होता है, इसलिए आपको लगता है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह। सबसे पहले मैंने 2019 पीएससी में असिस्टेंट जेलर का पोस्ट हासिल किया था। उसके बाद 2020 सीजीपीएससी ने एक एग्ज़ाम लिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार हायर एजुकेशन, उसमें मेरा रैंक 5 था। और 2021 में सीजीपीएससी ने फिर एक एग्ज़ाम लिया था असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का, उसमें मैं स्टेट टॉपर हूँ, रैंक 1। तो ये मेरा छोटा सा परिचय। और एक छोटी सी कहानी भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप फील कर पा रहे हो, मेरे बाल पके हुए हैं, ठीक है। तो मेरी एज आज के समय में 39 प्लस है, और मैंने जो अपनी ये सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट करी थी वो 37 की एज में करी थी। 2002 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था, और उसके बाद मैं लगातार प्राइवेट जॉब कर रहा था। मेरे मन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कभी गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर मेरा सर्कल भी ऐसा नहीं था जो जिसमें से कोई बंदा सेलेक्ट हो गया हो या कोई बताए कि गवर्नमेंट जॉब ऐसा होता है। लेकिन जब प्राइवेट जॉब लंबे समय तक करता रहा तो फिर एक बार ऐसा फील हुआ कि क्या मैं भी दे के देखूं। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो सिविल सर्विसेज के लिए आप मेल हैं, जनरल हैं, तो आप 40 साल तक दे सकते हैं। तो 35-36 साल की उम्र जब हुई थी मेरी, तब मैंने सोचना शुरू किया था कि क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूं। और फाइनली 37 में ये हो गया कि नहीं, मुझे देना ही चाहिए। तो 3 साल का मेरे पास समय था कि 3 साल में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वो करता रहूँगा। 2019 जुलाई में मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जुलाई के बाद 2019 अगस्त मैंने सारी मेंस की बुक उठाई और खुद से एक प्लान ये बनाया कि जब तक प्री का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं सिर्फ मेंस पढ़ूंगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पूरा महीना, क्योंकि आप जानते हैं नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, पूरे नवंबर के महीने मैंने मेंस के पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ लिया। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पढ़ा। एक बार मेरे दिमाग में ये फिट हो गया कि मैंने एक बार सारी किताबें पढ़ ली हैं। अब वो चाहे कॉमिक्स की तरह पढ़ी, चाहे नॉवेल की तरह पढ़ी, चाहे कुछ भी समझ में नहीं आए, बट ये बुक देखने के बाद मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस था कि एक बार मैं इन किताबों को खत्म कर चुका हूँ। अब अगर मैं प्री क्लियर करता हूँ तो मेरे अंदर ये रहेगा कि मैं एक बार मेंस पढ़ चुका हूँ। 1 दिसंबर से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी थी और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए। पुराने जितने क्वेश्चंस आ चुके थे उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आप जानते हैं कि रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, लगातार मैं देता रहा और मैं घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहा था, और गवर्नमेंट लाइब्रेरी का मैंने जम के इस्तेमाल किया था। फरवरी में प्रीलिम्स था। प्रीलिम्स देने के बाद जब मॉडल आंसर आए तो ऐसा फील हो रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि 2018 का जो कट ऑफ था वो 130 के आसपास शायद जनरल का गया था। तो इस बार मेरे 140 प्लस स्कोर आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा हो जाएगा। हुआ भी वैसे, और प्री मेरा क्लियर हो गया। फिर जून में मेंस था 2020, बट मार्च के बाद आप जानते ही हैं डिजास्टर, कोरोना, तो वो मेंस टल गया। वो मेंस अगर उस वक्त हुआ होता तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आया था, कुछ लोगों के लिए ख़राब बन के आया था। तो मैं मानता हूँ कि कोविड का वो जो समय था वो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आया था, क्योंकि जून में जब मैं देखा कि मेरी प्रिपरेशन क्या है तो कुछ भी नहीं थी। उसके बाद मैं मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सारी की सारी कोचिंग्स बंद हो चुकी थी, तो मैं कहीं कर नहीं पाया। फिर एक डेट आया अक्टूबर का कि अब अक्टूबर में मेंस होंगे।
बट अक्टूबर में भी फिर मेंस टल गया। तब तक मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और मैंने मेंस के आंसर लिखने शुरू कर दिए थे। उसके बाद फाइनली ये जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2021 में हुआ और तब तक मैंने इतने मेंस के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए थे कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ऐसा ही लग रहा था कि मैं घर में बैठ के टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं था। और उसके बाद मेंस जब फाइनल ख़त्म हुआ तो मुझे पता था कि मैं इंटरव्यू के लिए कॉल हो रहा हूँ। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना बिल्टअप हो जाता है जब आप अच्छे से तैयारी करते हो, जब आप अच्छे से लिखते हो। और फाइनली हुआ भी वही, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में मुझे डर नहीं लगा था क्योंकि इसके पहले मैं जो प्राइवेट जॉब में था मेरा ज़्यादातर लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना था और बातचीत करना ही एक मेरा पेशा था। तो इंटरव्यू के लिए मुझे डर नहीं था, ना मुझे मेरे बॉडी पोस्चर पे, ना मेरे प्रेजेंटेशन पे। मुझे पता था कि मैं अच्छा स्कोर कर ले जाऊंगा और फाइनली इंटरव्यू में मुझे 101 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 150, जो मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर है। तो फाइनली उस लिस्ट में मेरा नाम था। तो ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था और पहले ही अटैम्प्ट में मैंने सिलेक्शन लिया। तो ये कहानी बताने का मतलब क्या था, ये जो पूरा ड्यूरेशन था इसमें मैंने अपने आप को, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल था, जितने मेरे काम के लोग थे, जितने मेरे बॉसेस थे, उन सब से मैंने कट ऑफ कर लिया। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, 37 साल की उम्र है, क्यों ये सब काम कर रहे हो, कुछ हासिल नहीं होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, इतनी अच्छी सैलरी है, 15 साल से जॉब कर रहे हो, सीनियर पोस्ट पे बैठे हो। तो उन सारी चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हाँ आपको कुछ अच्छा करना है तो चीज़ें भले ही आपको परेशान करें लेकिन आपको अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकती हैं। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन। उसके बाद से फिर मैंने कोर पीएससी नहीं दी क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है ये मेरे मन का जॉब है। घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है, बड़े लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो जॉब ऐसा है मैं इसमें घूम फिर भी सकता हूँ, लोगों से मिल भी सकता हूँ और अभी मैं होम मिनिस्टर का पीआरओ हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा प्रोफाइल है। तो ये छोटी सी कहानी बताने का मतलब क्या था कि आप भी अपना टारगेट सेट करिए, क्या कुछ बनना चाहते हैं उस एक इमेज को अपने दिमाग में रखिए। मुझे याद है मैं इस इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू देने के लिए आया था, मॉक इंटरव्यू देने के लिए आया था अपने इंटरव्यू के पहले। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अंदर आने के पहले मुझे लगता है आधा पौन घंटा तो मैं बाहर ही रहा हूँगा। मैं हर एक उस फोटो को देख रहा था जो बाहर दीवार पे लगी हुई है और ये तलाश कर रहा था कि क्या मेरी भी फोटो इनके बीच में कहीं हो सकती थी। और मैं वहाँ पे खड़ा होकर फील कर रहा था कि नहीं, मेरी फोटो इन सब के बीच में ज़रूर होगी। मुझे लगता है आप भी फील करते होंगे, और नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से फील करना नहीं शुरू करेंगे तब तक बाहर वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। और फाइनली यहाँ पे मैंने 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे और मॉक इंटरव्यू देने के बाद अंकित सर ने कहा था कि मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि जो रैंक मिलनी थी उस उम्मीद के हिसाब से रैंक नहीं मिली, बट फिर भी मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो आप सभी अपने अंदर उस बात को फील करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत गजब का चेंजेस आएगा। आप समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि समय ही वो चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी और आपको पीछे भी गिराएगी। यही वो क्लास है जिसमें कोई रैंक 1 बनेगा और जिसमें कोई इंटरव्यू से बाहर हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाने वाले का तो तरीका एक ही है। आप सभी के पास माइंड भी सेम है, सबके पास समय भी सेम है, तो आखिरकार ऐसा क्या होता है कि कोई टॉप बन जाता है, कोई लिस्ट से बाहर हो जाता है? तो कमी सिर्फ हमारे ही अंदर होती है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और मेरा लेक्चर। आपके कोई सवाल हैं, जो कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो वो आप मुझसे खुल के पूछिए। बेसिकली आज सेशन यही है कि आने वाले समय में जो डाउट्स आपके मन में हैं, क्योंकि आप क्लास में सीधे आ जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या कुछ अंदर से दूसरी बातें हैं, वो डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। कैसे पढ़ना चाहिए, कितना समय लगेगा, प्री पहले पढ़ें कि मेंस पहले पढ़ें कि दोनों एक साथ पढ़ें, इंटरव्यू की तैयारी करें कि नहीं करें, सीजीपीएससी ही क्रैक करना है तो व्यापम के एग्ज़ाम दें कि ना दें, व्यापम में सिलेक्शन हो गया तो उसको ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और भी स्ट्रगल है मेरा, बट वो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं सिलेक्शन के बाद कोई कुछ भी बोलता रहता है, ऐसा है नहीं। तो एक एक करके अगर आप में से कोई क्वेश्चंस करें, एनीवन बताइए। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये चेंजेस एकदम स्वाभाविक हैं, क्योंकि एक ही बुक है जिससे पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जिस हिसाब से पिछला पीएससी था उसी वक्त आपको अपना पैटर्न चेंज कर देना चाहिए था,
क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन थे और आपने देखा था जनरल का कट ऑफ 105 गया था। तो उससे आपको एक अनुमान लगा लेना चाहिए था कि अब इससे हल्का पेपर तो नहीं आएगा। उस पेपर में क्या था कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शंस थे। शुरू के 50 क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम लोगों ने आधे घंटे में सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन बाकी के जो 50 क्वेश्चन थे जीएस के, वो 2.5 घंटे में भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, उसके लिए भी समय कम पड़ गया। ठीक है, अब जो हमारा सीजीपीएससी है ना, वो अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर रहा है। ये सेम यूपीएससी के पैटर्न पर जा रहा है। ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था पेपर में, ठीक है, बट फिर भी अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो वन लाइनर पढ़ना आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम गाइड्स जो बाजार में मिलती हैं वो वन लाइनर ही होती हैं। आप अब रट्टा मारना छोड़ दीजिए, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इस बार का भी पेपर मैंने देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टी लाइनर थे, लेकिन एक का भी आंसर अगर आपको पता है और आप ऑप्शन में उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाते। पेपर टफ था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तैयारी आपकी अब कैसी होनी चाहिए कि आपको अपने नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को करंट से जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्कोर बेटर हो जाएगा। अब आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, अब आपको अपनी पूरी किताब को बहुत डीप पढ़ना है, और जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे और क्या कुछ हो सकता है वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोज अभी भारत में हिजाब को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि वहां पे निजता के अधिकार के उल्लंघन की बात की जा रही है। यहाँ पे निजता के अधिकार की बात की उल्लंघन हुई तो आप आइए अपने पॉलिटी की किताब में, पॉलिटी की किताब में देखिए कि निजता के अधिकार का उल्लंघन कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 21 में और क्या क्या चीज़ है उसको भी आप पढ़िए, प्लस यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जा रही है तो आप आर्टिकल 19 भी पढ़िए। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर इशू को लेकर आप जब उसका एक पूरा सर्कल बनाएंगे तो आपका पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर उस पर चाहे ऐसे लिखने को आए, चाहे मेंस पे लिखने को आए, चाहे वनडे में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, वो आपसे सॉल्व होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो पेपर नहीं पढ़ते हैं, उनको पेपर पढ़ना टाइम वेस्टेज लगता है, उसकी वजह से नुकसान होता है। आपके डेली पेपर्स में ही इस बार के मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, किताब से नहीं आए थे, क्योंकि किताब में जो आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे उससे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। लेकिन आप जब क्वेश्चन के आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख के समझ के उसको नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। मैं यही करता था, नोट्स बनाता था। आप में से शायद कितने लोग नोट्स बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे ना और जब मेंस देने जाएंगे तो आपके पास रिवीजन का समय नहीं रहता है, ठीक है। एक दिन में 2-2 पेपर 3-3 घंटे लिखना होता है, रातों को नींद नहीं आती है, उसके बाद अगले दिन सुबह फिर से आपको लिखना होता है। तो आप ये सोचिए कि पहला पेपर दूसरा पेपर तो बहुत ईजिली कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन का जो पहला पेपर है ना वो बहुत लेंदी होता है, ठीक है। पेपर 3 उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का इतिहास, पॉलिटी और पब-एड 4 बड़े सब्जेक्ट हैं। तो आप जब अपने क्रिस्प नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप उसको रिवाइज कैसे करेंगे। आपने तीसरा पेपर लिखा, 2 घंटे के बाद आपका दूसरा पेपर है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आप कैसे करेंगे जब आपके पास साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा बायोलॉजी, फिर उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद फंडामेंटल साइंस, दुनिया भर की चीज़ें, वहाँ पर आप इतनी मोटी किताब लेके रिवाइज तो नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने नोट्स पहले से बना के रखिए, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा और फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और एक चीज़ और, कल जो आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उसको रात को पहले से ही पढ़ लीजिए। अगर आप उसको रात को पहले से पढ़ लिए रहेंगे तो आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे जब सर क्लास में लेक्चर्स ले रहे होंगे तो आप उस वक्त ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ क्लास में आपके लिए पहली बार होगी और घर पे आके फिर आप खुजलाएंगे माथा अपना कि यार इसका क्या मतलब था, और नेक्स्ट डे जब आएंगे तब क्लास आगे बढ़ चुकी होगी। इसलिए स्मार्ट तरीका ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पहले से पढ़ के आइए। सर हालांकि बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, कल नहीं बताया है तो आप खुद से पढ़िए कि कल क्या पढ़ना है, खुद से पूछिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी आप रात को सोने जाएं तो अपना नेक्स्ट डे का प्लान जरूर तैयार करें। आज रात को जब आप ये सोच के सोएंगे कि कल मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, कल मुझे पॉलिटी पढ़ना है,
तो आप उठते के साथ जो भी आपका टाइम टेबल होगा आप हिस्ट्री उठा के पढ़ने लगोगे। लेकिन अगर आपने नहीं सोचा है कि कल आप क्या पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप आधा से 1 घंटा अपने स्टडी टेबल पे ये सोचने में टाइम बर्बाद करोगे कि मैं क्या उठाऊं। ये सही है कि नहीं? तो आप रात को पहले सोच लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, और कोई भी जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं ना, उस टाइम टेबल से आपका अगर टाइम इधर उधर हो रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 आप इस टाइम पे तो बिल्कुल भी मत चलिए। आप रोबोट नहीं है कि आपके अंदर चाबी भर दी गई है और 12 से और 1 से 2 पढ़ ही लेंगे। आपने अगर ये टाइम टेबल बनाया है कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं तो वो 8 घंटे पूरे होने चाहिए। अब वो चाहे सुबह के 2 बजे हों चाहे रात के 2 बजे हों, जैसा भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। वो टाइम टेबल फॉलो मत कीजिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो टाइम टेबल जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना तो मैक्सिमम 7 से 10 दिन में आप बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, बिना मन का फिर आप पढ़ेंगे। तो वो टाइम टेबल बनाइए, बट उसको टाइम वाइज फॉलो मत करिए। ये देखिए कि आप कौन से टाइम में पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में आपका इतना अच्छा पढ़ने में मन लग गया कि आप एक बजे उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन आप 4 बजे तक पढ़ते रह गए, ठीक है। लेकिन आपका पढ़ने में मन लग रहा है और आपका अलार्म बजा कि नहीं मुझे 1 बजे सब्जेक्ट चेंज करना है, तो वहां पे आपने अपने रिदम को तोड़ दिया, तो उसके बाद पुराना सब्जेक्ट भी आपका छूट गया, नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने में समय लगता है। एक चीज़ और, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट किताबों में आपका मन नहीं लगता और आपको लगता है नहीं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है ना, उसमें आप बिल्कुल भी मत उठिए। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं ना, और जैसे ही वो सिगरेट गुटखा वाला ऐड आता है आप बोलते हैं अरे यार ये क्या दिखा रहा है, हटाओ भगाओ इसको। लेकिन जो कि आपको पता है कि इसके बाद अच्छी मूवी आने वाली है, उसके बाद भी उस एक खराब चीज़ को आप बैठ के देखते हो। तो ये सेम वैसे इसको आप पढ़ाई से कोरिलेट कर लो। आपकी पढ़ाई 15 मिनट बाद बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं उसको आप थोड़ा सा झेल लो, अवॉइड कर लो। अगर आपके पास बैठने की लिमिट नहीं है, अगर आपकी आदत नहीं है बैठने की, तो आप बैठो, आपका जो भी मन है वो करो। आप नॉवेल पढ़ो, आप मूवी देखो, आप वेब सीरीज देखो, कुछ भी देखो, लेकिन सबसे पहले एक बैठने की हैबिट आप डेवलप करो। जब आप 2.5 से 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे बैठना शुरू कर दोगे ना, तो 4 से 5 दिन बाद खुद आपका दिमाग आपको स्ट्राइक करेगा कि मैं 5 दिन से ना सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। अब 1 घंटे में बैठ के मूवी देख सकता हूँ, तो क्या मैं 1 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकता हूँ? ये चीज़ आप करिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो की थी। आपकी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी को अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में मिक्स कर दें तो शायद आप एक नई और अच्छी स्ट्रेटजी बना लें। हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अलग है, कोई भी एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता और कॉपी करना भी नहीं चाहिए। और दूसरे के नोट्स लेके भी आप नहीं पढ़ सकते, आपका उसमें मन नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अपने नोट्स दे दीजिए, मैं उससे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मैंने भी कुछ टॉपर्स के नोट्स लिए थे, 1-2 दिन पढ़ा, उसके बाद उसको किनारे कर दिया, क्योंकि उसमें मेरी फीलिंग्स ही नहीं आती थी ना। मैंने जब उसको लिखा ही नहीं है, मैंने कोर बुक से उसको पढ़ा ही नहीं है, तो मेरी फीलिंग उसके अंदर जाएगी कैसे? तो जब मैंने खुद से बुक्स पढ़ी, खुद से अपने नोट्स बनाए, तब मेरी फीलिंग्स उसमें जुड़ गई और वो मुझे ज़्यादा समझ में आने लगा। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यही है कि बुक को आप थॉरोली पढ़िए, बुक को इतना पढ़िए कि बुक के पन्ने फट जाए। जितना आप उसमें लाइनिंग कर सकते हैं, जितना आप उसको और एड ऑन कर सकते हैं, उसको करिए, करते जाइए। बुक को ना सहेज के मत रखिए, उसको नए रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आप जो है ना हंस बनिए। हंस क्या करता है? चुनता है, अपने खाने के लिए अच्छी चीज़ें चुनता है। तो जब आप किताब में घुसेंगे ना, तो अपने अंदर एक एग्जामिनर को पैदा करिए और एक एग्जामिनर बन के आप खुद सोचिए कि इस किताब में से मुझे अगर क्वेश्चन चुनना है और मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं स्टूडेंट को क्या क्वेश्चन बना के दूंगा। और जब आप ये चुनने की हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो फिर आप देखिए कोई क्वेश्चन आपके दायरे से बाहर नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बहुत, हाँ बैठिए। एनसीईआरटी के लिए क्या करना है? नहीं, देखिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब, कक्षा 6 में जब हम थे तब हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मुझे तो ये लगता है कि जब भी हम अगली क्लास में जाते हैं तो पिछली क्लास की चीज़ें हमको समझ में आनी शुरू होती हैं। तो कक्षा 6 की किताबें जो है ना, 6 से 12वीं तक, उसकी भाषा इतनी आसान है एनसीईआरटी की कि आप उसको पढ़ने के बाद उसको एंजॉय करेंगे। इतनी पतली पतली सी किताब है, अभी के समय में तो आप आधे घंटे में एक किताब खत्म कर दोगे। उसमें आप देखना बहुत सारी चीज़ें बॉक्स में दी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मोटी उसको ब्लैक अक्षर से दी हुई होती है। तो आपको करना यही है, उसको पूरा पढ़ के उसमें से जो की फैक्ट्स हैं ना, उसको निकाल लेना है।
पिछली बार 2019 वाले में शायद एक क्वेश्चन पूछा था कि कपास कौन सी फसल है, रबी है कि खरीफ है, क्या है, ठीक है। मैक्सिमम लोग उसका आंसर नहीं दे पाए थे, लेकिन आप 7वीं कक्षा की भूगोल उठा के पढ़ेंगे ना, उसमें बोल्ड लेटर में वो चीज़ लिखी हुई है अलग से। तो वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? वहीं से आते हैं। उसके 4 ऑप्शंस थे, लेकिन एक ऑप्शन में बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा था। तो 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका अपना खुद का नोट्स बनाइए। वो 40 पेज का है तो उसको आप 4 पेज में समअप करिए। 4 पेज का जब आप उसको बना लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे फ़ायदा ये है आपको कि आपको एक लैंग्वेज मिल जाती है कि आप अगर मेंस लिखेंगे तो किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसका पॉलिटी पढ़िए एनसीईआरटी की, इतने अच्छे भाषा में सरल शब्दों में सरकार की परिभाषा दी हुई है कि उसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। हम सीधे लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं पॉलिटी के लिए, उसके बाद बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता, तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, हमारा ब्रेन अभी फिलहाल उतना ज़्यादा बड़ी किताबों को पढ़ने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है ना। तो जब तरीका नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं? पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले तो हम उसकी मोटाई को देखकर डर जाते हैं, और एक छोटा सा भी डर हमारे दिमाग में घुसा तो फिर हम उससे क्या करते हैं? दूरी बनाने लगते हैं, और इस वजह से फिर वो हमको समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले छोटी किताबों से शुरू करिए, एनसीईआरटी से शुरू करिए। एनसीईआरटी खत्म करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने इतनी सारी किताबें खत्म कर दी। उसके बाद फिर आप बेस बुक उठाइए, फिर देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? पढ़ाई से हटके भी ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से ही बातें करें। किसी वजह से आपका दिमाग ख़राब होता है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, कोई कहीं घूमने चला जाता है, कोई अपने आप से चीट कर रहा है। मैं आज इसीलिए यहाँ पे हूँ कि आपके अंदर के जो डाउट्स हैं, आपके अंदर का जो डर है, उसको मैं आपके मन से निकाल सकूँ, ताकि आप यहाँ से जाएँ तो अपने आप को फील फ्री महसूस कर सकें, ठीक है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन तो निकल ही नहीं रहे, क्या बात है? हाँ, हाँ, अभी आपने पिछला ये वाला प्री दिया था और अभी आप स्टार्ट कर रही हैं या पहले से स्टार्ट कर चुकी हैं? ठीक है, देखिए बढ़ जाइए। प्री अलग नहीं होता, मेंस अलग नहीं होता, और इंटरव्यू अलग नहीं होता। ये तीनों एक साथ साथ चलते हैं। आप जैसे हैं वैसा ही इंटरव्यू में आप प्रेजेंट करेंगे। मेंस का रिजल्ट आने के 10 से 15 दिनों के भीतर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि सर मेरी हॉबी क्या है बताइए ना। अरे आपकी हॉबी को मैं कैसे बताऊंगा भाई? हाँ सर, हॉबी क्या डालूं, कुछ बता दीजिए, आपने क्या हॉबी डाली थी? तो आपकी हॉबी को आप बेहतर समझ पाएंगे ना। फिर लोग बोलते हैं म्यूज़िक सुनना डाल दूं क्या? तो मेरा उनसे सवाल रहता है कि ठीक है म्यूज़िक में हॉबी आप डाल दीजिए, ये बता दीजिए खयाम का असली नाम क्या था, गुलजार का असली नाम क्या है, बादशाह का असली नाम क्या है? बता पाएंगे? तो नहीं बता पाते हैं लोग। तो फिर ऐसी चीज़ों को मत डालिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और आप सबके अंदर कोई ना कोई हॉबी है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है, ठीक है। 99% लोग क्रिकेट डालते हैं, और यकीन मानिए इंटरव्यू में उनके कम से कम 2 से 5 नंबर माइनस हो जाते हैं। क्रिकेट पे सवाल ही नहीं होता है, हॉबी देखते ही वो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। 19 में तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जो मेरे बाकी के बैचमेट थे, मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके पैर ऐसे ऐसे काँप रहे थे। मैं बोला क्या हो गया? सर वो अभी थोड़ी देर पहले न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन बना था? मैं कहा क्यों पूछ रहे हो? वो मैंने हॉबी में ना क्रिकेट डाला हुआ है। पूछ दिए तो मैं बोला अगर पूछना भी होगा तो वो ये पूछेंगे बायो बबल क्या होता है, वो ये पूछेंगे कि इंडिया कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बना, वो किसी क्रिकेटर के बारे में पूछेंगे कि इनको जानते हो क्या, किसने बहुत ज़्यादा विकेट लिया, किसने बहुत ज़्यादा रन बनाए, कुछ मैच पहले मैन ऑफ द मैच कौन बना था। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमने हॉबी को अच्छे तरह से प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर उसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो दिमाग है वो मेन बात से हट के दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। उनका इंटरव्यू काफ़ी ख़राब हुआ था। 150 में मेरे ख्याल से 54 मिले उनको, लेकिन रिटन में वो सेकंड टॉपर थे। फाइनली डीएसपी के रैंक उन्होंने सिक्योर की थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में इस तरह का डर रहता है, तो इस तरह से आपको डरना नहीं है। आपका क्वेश्चन था कि अभी से कैसे करें। आपको प्री और मेंस एक साथ लेके चलना है। आप सभी को, आप बुक्स को पढ़िए, मेंस के लिए देखिए कि क्या कुछ आंसर हो सकते हैं, और जो उसमें से कंटेंट निकाल सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए अलग से नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाते बहुत सारे लोगों को, बुक्स पढ़ने की आदत होती है, आप बुक्स में उसको हाईलाइट कर दीजिए, अलग अलग कलर के हाईलाइटर का यूज़ करिए। मैं क्या करता था,
एक बार रिवीजन करने के बाद, 2 बार रिवीजन करने के बाद जो चीज़ें याद हो जाती थी उसको मैं वैसे का छोड़ देता था, सिर्फ अंडरलाइन करके, ठीक है। जिसको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी उसके लिए मैं थोड़ा सा एक ग्रीन कलर का जो मार्कर होता है उसको लगाता था, और जो चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं होती थी, बहुत टफ जाती थी, उनको मैं ऑरेंज कलर से मार्क करता था। तो जब भी वो ऑरेंज कलर का चीज़ मेरे सामने आता था ना, मुझे पता चल जाता था कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। और एग्ज़ाम जब देने गया ना, तो ये कलर्स मेरे दिमाग में चल रहे थे और सारी की सारी बातें याद आ रही थी। आप हमेशा देखिए, एक मूवी जब आप देखते हैं वो आपको लंबे समय तक क्यों याद रहती है, बट एक नॉवेल जब आप पढ़ते हैं तो वो जल्दी से क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारा जो आई विज़न होता है वो बहुत लंबे समय तक हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। तो कोशिश करिए कि आप फ्लो चार्ट फॉर्मेट में पढ़िए, आप डायग्राम्स बनाइए, आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि वो जो डायग्राम चीज़ें हैं वो आपको याद रहें। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा सबसे फेवरेट डायग्राम जो था, कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लिख दिया, मान के चलिए कि नलवंश है, तो यहाँ पे मैंने नलवंश लिख दिया। अब उसके 12-13 जो भी शासक हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो निकाल दिया, ऐसे ऐसे एरो निकाल दिया, और यहाँ पे फिर एक क्लाउड बना दिया, यहाँ पे क्लाउड बना दिया। ऐसा करने के बाद मैंने एक शासक का नाम यहाँ पे लिखा। अब उस शासक के बारे में सिर्फ 1 2 3 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह से सारे शासकों के 4-4 पॉइंट मैंने लिख दिए, उन 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो उसके आगे पीछे का मुझे ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है। अब ये मैंने क्या किया, ये नल के लिए मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई छोटा शासक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया, बीच में यहाँ किया, इन 5 स्टार से मैंने उनके नाम लिख दिए। अब मुझे पता है कि स्टार जो मैंने बनाया है उसमें कौन सी जो है डायनेस्टी है, मैंने जो ये क्लाउड बनाया है उसमें कौन सी डायनेस्टी है, तो ये इमेज जो है ना वो याद आते हैं। तो ऐसे करके आप अपना अपना खुद का डायग्राम बना सकते हैं, और इन डायग्राम्स का मैंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अपने मेंस में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये आपको याद दिलाएंगे कि आप कैसे क्या बेटर कर सकते हैं। आप ट्रायंगल बनाइए, आप रेक्टेंगल बनाइए, आप सर्कल बनाइए, जो कुछ भी आप बना सकते हैं आप बनाइए। तो मेंस स्टार्ट से लेके चलिए, मेंस के साथ ही प्री होता है, अलग से नहीं होता है। आप अपनी हॉबी जो अभी तक याद नहीं कर पाए हैं, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। लड़कियां मैक्सिमम कुकिंग डालती हैं, लेकिन कोई लड़की जब क्रिकेट डाल देती है तो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी हॉबी जो आपको थोड़ा सा नया कुछ करने के लिए दिखाए। मैंने अपनी हॉबी लिखी थी डायरी लेखन। मैं स्टार्टिंग से ही डायरी लिख रहा हूँ, 2002 में जब से मैं कॉलेज पास आउट हुआ था तब से मैं डायरी लिख रहा हूँ। 2002 से लेके आज तक के सारी मेमोरीज मेरी डायरी में कैद है। तो वो मेरी एक हॉबी थी, मैंने उसमें लिखा था डायरी लेखन, और डायरी लेखन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हुए मुझे। डायरी लेखन क्या है, किस तरह का डायरी लेखन करते हैं, डायरी लेखन की कितनी विधाएँ हैं, कुछ मशहूर लेखकों के नाम बताइए जो डायरी लेखन करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए, तो ये एक नया था और उनको भी अच्छा लगा। तो इसी तरह से अपनी हॉबी भी आप डेवलप करिए। तो मेंस के साथ प्री सब साथ में लेकर चलिए, नोट्स बनाइए और उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आप लोग कैसे करते हैं? रिवीजन मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, अगर शायद उसको फॉलो करें तो कुछ फायदा हो। पहले बात तो भैया रिवीजन होता क्या है, क्या मतलब क्या है रिवीजन का? रिवीजन, ठीक है। रिवीजन को ब्रेक करिए, रिवीजन। रिवीजन मतलब दोहराना नहीं, जो आपने पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ लिया, वो रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन मतलब एक बार जो चीजें आपने देख ली, जो आपने पढ़ ली, अब आप देखिए कि बिना देखे आप उसको अपनी आंखें बंद करके देख पा रहे हैं कि नहीं। ये है रिवीजन, रिवीजन करना। हमें क्या लगता है कि अच्छा एक बार तो पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ लिया, तिबारा भी पढ़ लिया, सर हमने तो 5 बार रिवीजन कर लिया है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? अंडा, ठीक है। तो आप कोई चीज़ पढ़िए, उसके 4 से 5 पॉइंट्स बनाइए, और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए कि वो 4 से 5 पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं कि नहीं। और जब भी आप पढ़िए ये एक फॉर्मूला अपनाइए, I111, ठीक है। आई का मतलब इमीडिएट। आपने कोई चीज़ पढ़ी, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद इमीडिएट उस चीज़ को रिवाइज करिए, देखिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ठीक है। नहीं याद आ रहा है तो फिर से उसको पढ़ लीजिए। अब उसके बाद आप अपने अगले सब्जेक्ट पे चलिए। उसके बाद ये जो पहला वन है, एक दिन बाद आज जो आपने पढ़ा है उसको इमीडिएट आपने रिवाइज किया, उसके बाद कल फिर से उसको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। वो आपका पहला वन है। उसके बाद ये दूसरा वन, 1 वीक।
वो जो आपने एक चीज़ रिवाइज करी थी उसको आप 1 वीक के बाद फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। और 1 वीक के बाद ये है 1 मंथ। वो जो चीज़ आपने 1 वीक में रिवाइज की थी अब उसको 1 मंथ में फिर से रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये जो 1 मंथ वाला प्रोसेस है इसको आप कंटिन्यू लेके चलिए 1 साल तक। इसको आप याद कैसे करेंगे कि क्या सब्जेक्ट आपने अभी पढ़ा था जिसको 1 हफ्ते में रिवाइज किया था? आप सभी के मोबाइल में कैलेंडर है, सभी के मोबाइल में सैमसंग का एक ऐप भी आता है, ठीक है। मैं तो उसका भरपूर यूज़ करता था। आज जो मैंने पढ़ा 7 दिन के बाद उसका अलार्म उसमें सेट कर दिया, 7 दिन के बाद ठीक उसी टाइम पे वो ऑटोमेटिक अलार्म बजता था और मुझे पता होता था कि मुझे क्या रिवाइज करना है। तो बहुत ज़्यादा अलग से दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर 1 दिन बाद रिवाइज़ किया, 1 हफ्ते का अलार्म डाल दिया, 1 हफ्ते रिवाइज़ किया, वो 1 महीने का रिवाइज वो कर दिया और उसको रिपीट में डाल दिया। तो ठीक 1 महीने बाद ऑटोमेटिक मुझे बता देता था कि मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो इस तरह से आप रिवीजन करिए, देखिए आपकी जो मेमोरी है ना ऑटोमेटिक तेज होती जाएगी। आपको लगेगा कि इतना अच्छा कैसे मुझे याद हो रहा है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम सब अच्छा पढ़ते हैं, सब अच्छा याद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये जो एक पोर्शन है ना इसके लैक की वजह से हमारा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमने ठीक से रिवीजन नहीं किया होता। हमको पता ही नहीं होता कि हम रिवीजन कब करें, कैसे करें। IEEE फार्मूला यूज़ करिए, एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा सब्जेक्ट लेके जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कम सब्जेक्ट लेके जाएंगे आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो वो देखिएगा वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यही है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है ना आप उसी को ज़्यादा पढ़ते हो, और जो वीक होता है उसको आप टालने की कोशिश करते हो। जैसे कि CSET, ज़्यादातर लोग GS पढ़ते जाते हैं और CSET पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि CSET कमज़ोर होता है, लेकिन जैसे ही लास्ट का एग्ज़ाम आता है वो पूरा GS छोड़ के CSET में लग जाते हैं, और फाइनली ये होता है कि इसमें 110 नंबर आ रहे हैं, 112 नंबर आ रहे हैं GS में, और CSET में 46 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 66 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो कमज़ोर चीज़ों में आपको उसको शुरू से ही लेकर चलना है, ठीक है। मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे पता है आपको? 49%, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि आपके जो कॉलेज के मार्क्स हैं उससे आप अपना फ्यूचर मत सोचो कि मेरे तो कॉलेज में इतने कम मार्क्स आए हैं, मैं कैसे करूँगा। 10th के बाद मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत मार भी पड़ती थी, मैथ्स नहीं पढ़ता था। तो 10th के बाद मैंने मैथ्स छोड़ दिया था। लेकिन 10th मैंने कब किया था? 1997 में, ठीक है। दोबारा मैंने मैथ्स कब उठाया? 2019 में, जब मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी। कितने साल का गैप हो गया? नियर अबाउट 20 ईयर्स, ठीक है। आप में से बहुत सारों की उम्र 21 साल 22 साल होगी। तो मैंने 20 साल के गैप के बाद मैथ्स उठाया, वो मैथ्स जिससे मैं भागता था, जिसकी वजह से मैंने मैथ्स छोड़ के बायो ले लिया था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि क्या था, एक टारगेट दिमाग में आ गया कि नहीं मुझे कुछ अचीव करना है, तो वो डर भी धीरे धीरे जाता रहा। तो इसी तरह से जो आपको लगता है ना कमज़ोर सब्जेक्ट है, वो कोई कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है आपका, एक्चुअल में आपका दिमाग का डर है। आप उस डर को दूर करिए, आप अपने अंदर ये फीलिंग पैदा करिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही तो है ना मैथ्स का, याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी है जो है ना वो है इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी टफ रहता है। लेकिन आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में ज़्यादा नंबर ले आते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में कम नंबर लेके आते हैं, ठीक है। तो इसलिए डरिए मत, उसको एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हाँ ये जो मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट है इसको मुझे ज़्यादा समय देना है। आपको मैंने कहा कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको आप वीक में कम से कम 5 दिन पढ़िए, एटलीस्ट 5 दिन पढ़िए, और धीरे धीरे देखिएगा कि वो आपका जो डर है वो जाता रहेगा और आपके उस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। मैथ्स के पेपर में मैं बहुत डरा हुआ था मेंस में कि क्या होगा, 50 में 26 नंबर आए हैं। तो कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मैथ्स से भागता था, जिसने 20 साल पहले मैथ्स छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन मेरे स्ट्रांग पॉइंट क्या था? मुझे ये पता था कि मैं साइंस में अच्छा स्कोर करूँगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मेरा BSc भी बायोलॉजी से था। भले ही उस वक्त परसेंटेज मेरे कम थे, लेकिन ये था कि मुझे पता था मैं अच्छे से कर लूँगा, क्योंकि वो मेरा जो सब्जेक्ट था वो काफ़ी अच्छा पकड़ था। चूँकि 12वीं तक मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और जब मैंने BSc में एडमिशन लिया तो BSc प्योर इंग्लिश में थी,
तो मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश में हो, बस एडमिशन दोस्त लोग ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया था। और मेरे सारे दोस्त फर्स्ट ईयर में फेल होकर BA ले लिए थे, मैं अकेला बचा था। और फिर मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, अब पास होके ही छोड़ूंगा। तो बहुत मुश्किल से मैं पास हुआ था 49% से। लेकिन वो ना एक कॉलेज का समय की बात रहती है। धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते हैं, आप अपना दायरा बढ़ाते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन को भी बड़ा करते जाते हैं, और इस तरह से आप जो लक्ष्य सोच रहे हैं हासिल करने का, वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू मत पीने लगना। और कुछ बताइए। हाँ, देखिए नोट्स कैसे बनाने, तो एनसीईआरटी बहुत पतली किताबें होती हैं। ठीक है, एक पेज में ना मुश्किल से 1-2 फैक्ट्स होंगे। बेसिकली एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़ना है ना, क्योंकि आपको अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत करनी है। आप जानते ही हैं कि मेंस पूरी की पूरी भाषा के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है, और वही सिखाएगी आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक उठाइए, वो देखिए कि उसको 4 लाइन में उसने कैसे डिस्क्राइब किया है। चूंकि वो एक 6 साल के 6वीं कक्षा के बच्चे के लिए लिखा रहता है, इसलिए भाषा बहुत आसान होती है। लेकिन उसी भाषा का इस्तेमाल जब हम अपने मेंस में भी करते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी अवेलेबल है। तो आप उस 40 पेज के एनसीईआरटी को पढ़िए। स्टार्टिंग में आपसे नोट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, आप 1 बार 2 बार एनसीईआरटी को पढ़िए, और उसके बाद जो उसके पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं एनसीईआरटी के, 2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में ही, और ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं। आप देखिए कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही हैं कि नहीं। उन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से रिवीजन करिए और उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। उसके बाद वो जो क्वेश्चंस है ना, उनके आसपास ही रहते हुए आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और पहले दूसरी बार पढ़ने के बाद तो मैं आंसर नहीं दे पा रहा था, 6वीं कक्षा के भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो जो क्वेश्चंस बार बार मैंने पढ़े और उसका आंसर फिर किताबों में खोजना शुरू किया, तो वो आंसर दिखने लगे। कई बार ऐसा होगा ना कि आप पूरी किताब पढ़ लोगे और आपके पास बैठ जाइए, कई बार किताब पढ़ोगे और आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन तीसरी और चौथी बार जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये कहाँ था, मैं इसको इतनी बार पढ़ लिया अभी तक, ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। तो ऐसा रहता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ड्यू टू रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन, हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी, रिवीजन करने से भी ज़्यादा ज़रूरी, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। आप अगर 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको डेली 1 घंटे पढ़ना ही है। ये नहीं कि हाँ आज 1 घंटे छोड़ देते हैं, कल 2 घंटे पढ़ लेंगे, वो कल 2 घंटे वाला कभी नहीं आता। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है पुराना, सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुका है, 2 बार से उसका मेंस नहीं निकल रहा था। ठीक है, तीसरी बार फिर से उसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, और उस वक्त जब मेंस होने वाला था तो मेंस के 3 या 4 दिन पहले उसकी भाई की शादी तय हो गई थी। उसने अपने घर में बोल दिया कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा। उसके पापा आए, गुस्से में उसकी सारी किताबें भरी और उठा के बाहर फेंक दिया। बोला कि बंद करो, बहुत हो गया, 2-3 साल से देख रहा हूँ कुछ होता जाता नहीं है, तो या तो घर के बाहर जाओ या तो फिर सब लोग फंक्शन में आ रहे हैं, फंक्शन में शामिल हो। लेकिन वो नहीं गया शादी में, और फाइनली उस साल उसने क्रैक किया PSC और वो सेलेक्ट हुआ। तो ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा रीज़न क्या है? कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। आपने जो अपना एक रूटीन डेवलप किया है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो टूटना नहीं चाहिए। आज आप अपने दोस्त की शादी में नहीं जाओगे, आज आप अपने किसी बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी में नहीं जाओगे, वो आपको भूला बुरा भरा बोलेगा, गाली देगा। लेकिन कल को जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो वही आके बोलेगा मैं ही बोला था इसको शादी में मत आ, तू पढ़, है ना, वही बोलेगा, और देखो इसने मेरी बात मानी और आज सेलेक्ट हुआ। तो आज क्या बोल रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना कल देखिए, आप कल अपना कैसे बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप शाम को आपका पढ़ने का टाइम है, या पढ़ने का आपने एक रूटीन डेवलप कर दिया है, दोस्त बोल रहा है मूवी देखने चल, नहीं चलेंगे, मेरे टाइम से चलना है तो चल, मैं जिस टाइम में बोलूँगा उस टाइम चल। तू बोलो कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है, तू सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं 3 दिन 4 दिन पढ़ूंगा, बोर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं मूवी देखने चलूंगा, कब चलना है तो चल। वो बोलेगा नहीं दोपहर को मेरे को काम है, तो जब तेरा काम है भाई तो मेरे को भी तो पढ़ाई करनी है, मैं अपना रूटीन क्यों ख़राब करूँ। और पनिशमेंट दीजिए अपने आप को, क्योंकि आज मैंने नहीं पढ़ा, आज मेरा 1 घंटे का टारगेट था, मैं आज मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं आज अपना फेवरेट गेम नहीं खेलूँगा, आज मैं अपना फेवरेट खाना नहीं खाऊँगा। ठीक है, इस तरह से अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू करिए, तब कहीं जाके आपके अंदर एक अनुशासन पैदा होगा।
मैंने अपने आप को पनिशमेंट दिया। तो आप जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तब आप देखिए आपके अंदर एक ड्राफ्टिक चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंजेस आएंगे फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आप अपने लाइफ में फॉलो करिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा। और कोई क्वेश्चन? सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने, ये तो आप, अच्छा कौन कौन से एनसीईआरटी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये 3 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मेरे ख्याल से यही 3 सब्जेक्ट कोर। इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स तो 10वीं 11वीं 12वीं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जैसे फ्लैट क्वेश्चन सीजीपीएससी में आते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उससे आपको समझ में आएगा इकोनॉमी क्या होती है, उससे आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से समझ में आएंगी। और एक और चीज़, पढ़ने का तरीका, आप अगर छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप जब छत्तीसगढ़ की भूगोल का मिट्टी पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसी के साथ भारत के भी भूगोल पढ़िए, भारत के भूगोल की भी मिट्टी लेकर चलिए। आपका छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, जो चीज़ें पूरे भारत में मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी अच्छे से तैयार कर लिए और भारत के ज्योग्राफी में आपने वो पोर्शन नहीं पढ़ा, तो मैं दावा करता हूं कि आप भारत के उस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है, 5 प्रकार की मिट्टियां यहाँ मिलती हैं, वो सारी मिट्टियां भारत में भी मिलती हैं। ठीक है, यहाँ जो मिट्टियां मिलती हैं, जिस तरह से क्रम है, वैसा ही भारत का भी क्रम है। आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक के देखेंगे तो जो उच्चावच है, जो पठार है, जो भौगोलिक संरचना है, वो भारत में भी है। ठीक है, औद्योगिक इलाके यहाँ पे भी हैं, खदानें यहाँ पे भी हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे भी हैं। तो भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा ही बाकी सब्जेक्ट के साथ करिए। एग्जाम्पल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आप अगर मुगल पढ़ रहे हैं, तो मुगल आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप कल्चुरी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मुगल और कल्चुरी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। पढ़ते हैं ना, कल्याण साहिब किस मुगल शासक के समय में गया था, तो आप उसको कोरिलेट कर लीजिए। इसी तरह से जब आप मौर्य पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी मौर्य उसमें ऐड कर दीजिए। तो मेरा ये सजेशन है कि भारत के कुछ ऐसे चैप्टर इतिहास के जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से कनेक्ट होते हैं, आप उसको एक साथ एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको 2 बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, नहीं तो आप भारत का मौर्य अलग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का मौर्य अलग पढ़ेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक साथ पढ़ेंगे तो आपने क्या किया, उसको क्लब कर लिया। इसी तरह से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो भारत की इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को एक साथ करिए। और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के लिए आप आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़िए। आर्थिक समीक्षा से ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो। आर्थिक समीक्षा तो आपको लेकर चलना है। और बजट जरूर देखना है। बजट देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पेपर 6 दर्शन शायद आपको परेशान कर रहा होगा, है ना। समाजशास्त्र तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मुझे लगता है, बैठ जाइए। और पेपर 7 तो वाकई में टफ है। पेपर 7 मेरे लिए टफ नहीं था, क्योंकि मैंने बाद में मैंने लॉ किया था। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन में 2002 में मैं 49% से पास हुआ था, लेकिन LLM में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो चेंजेस धीरे धीरे लाइफ में आते रहते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप हर्डल मत मानिएगा और किसी पे कहने में मत आइएगा कि नहीं तुम बहुत कमज़ोर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समय के साथ आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 6 दर्शन। सबसे पहले तो दर्शन का आपको जो सिलेबस है ना मेंस का, वो एग्जैक्टली याद होने चाहिए। दर्शन का सिलेबस आपने याद कर लिया तो प्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पिछले 2-3 साल के पेपर को आप देखिए, मेंस का जो सिलेबस है ना, उसी से उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो उसी से प्री के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका प्री भी तैयार हो गया। अब रही बात मेंस की, तो उसके लिए आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो दर्शन का सिलेबस है ना, वो बहुत वास्ट है और किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, सर की किताब आती है दर्शन की, उसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और उससे आप उसका क्रक्स निकालिए। लेकिन दर्शन के आंसर्स आप तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक आप खुद दार्शनिक नहीं बन जाएंगे। अगर आपको शंकर पढ़ना है, माया पढ़ना है, ब्रह्म पढ़ना है, तो आपको उसमें डूबना ही पड़ेगा। आपको खुद को बोलना ही पड़ेगा कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो जब तक आप खुद से फील नहीं करेंगे तब तक आप दर्शन के अच्छे आंसर नहीं लिखेंगे। दर्शन का जो सब्जेक्ट है ना, वो आपसे आपका नॉलेज नहीं पूछ रहा है, वो आपसे उसके लैंग्वेज को पूछ रहा है कि आप उस क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप उसमें डूब जाइए दर्शन में। और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया दर्शन का, तो वो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं करेगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब मैंने पहली बार दर्शन का सिलेबस देखा था। जीवन में कभी पाला ही नहीं पड़ा था, और हमारे जो संसारिक दार्शनिक हैं वो तो अलग ही रहते हैं। तो फिर भी करना है ना, मेन तो ये है ना कि करना है, तो हम भाग तो सकते नहीं हैं उससे, तो इसलिए उसका सामना करिए।
घुस जाइए उसके अंदर, टूट जाइए कि क्या कुछ है, देखे तो सही, समझिए क्या है माया, क्या है ब्रह्म, समझिए बाकी जो विदेशी दार्शनिक है उसके अंदर क्या कुछ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक दोनों का डिवीजन कर दीजिए। आप जब पाश्चात्य दार्शनिकों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं, है ना। एक बुद्धि को मानता है, ठीक है, और एक जो सामने दिख रहा है उसको मानता है। तो दोनों को सबसे पहले तो आप कैटेगराइजेशन कर दीजिए। तो जब जितने भी विदेशी वो हैं दार्शनिक हैं उनको आप दो अलग अलग भागों में बांट दिए, तो एक चीज़ आपको याद हो गई कि ये जो दार्शनिक हैं ये जो है ये इस बारे में बात करते हैं और ये इस बारे में बात करते हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया कि ये जो दार्शनिक है इनका मेन थीम क्या है, वो थीम आपको तैयार हो गया। अब जब आपने उनको कैटेगराइजेशन कर लिया तो अब आप ये देखिए कि उनकी थीम में अंतर क्या है। ठीक है, एक अगर बुद्धि की बात करता है तो बुद्धि के बारे में बात करने वाले 5 दार्शनिक हैं, तो उन पांचों की बुद्धि के बारे में बात करने में क्या क्या अंतर है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अलग नोट कर लीजिए। इस तरह से सबको बाइफर्केट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। भारत के जो दार्शनिक हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बुद्ध पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जैन पढ़ेंगे, ये दो तो आपके ऐसे ही तैयार हो गया। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप कौटिल्य को पढ़ेंगे, तो कौटिल्य भी आपका तैयार हो गया। विवेकानंद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको दर्शन समझ में नहीं आता है तो विवेकानंद की जीवनी पढ़ लीजिए, तो इससे जो है विवेकानंद आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, दीनदयाल हैं, दीनदयाल तो बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि 15 साल भाजपा की सरकार रही है, तो दीनदयाल ही सब कुछ चलता रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को जब आप रिलेट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि दर्शन को जब आप इस तरह से लेके चलेंगे तो आपको परेशान करेगा। और रही बात पेपर 7 की, तो पेपर 7 पूरा टफ नहीं है, सिर्फ एक जो छोटा सा पोर्शन है ना स्टार्टिंग में 75 नंबर के अंदर लॉ पोर्शन, वो आप लोगों को परेशान कर रहा होगा। लेकिन आप ये देखिए कि उस 75 मार्क्स के का जो पोर्शन है उसमें से आप में से कितने ने 18, 19 या 20 का पेपर एनालिसिस किया है? लॉ का पोर्शन कितने नंबर का आता है 75 में से? हाँ, नहीं, इस 75 में से लगभग कितने मार्क्स के आते हैं? हाँ, नियर अबाउट 30, मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 30 या 35। ठीक है, इतने नंबर के रहते हैं। तो 200 नंबर के पेपर में आप इस 35 नंबर को लेकर इतना परेशान हो जाते हो कि आप पूरा 200 नंबर अपना ख़राब कर लेते हो। तो सबसे पहले ना सारे पेपर को ऐसे ही आप बांटो। ठीक है, जैसे कि 50 नंबर का आपका पॉलिटी और पब एड है, पब एड मुश्किल से 15 नंबर का आता है, लेकिन उस 15 नंबर के लिए हम इतना पब एड के पीछे रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं कि हमारा पॉलिटी ख़राब हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो 15 नंबर का ही होता है। 15 नंबर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन होता है 10 नंबर वाला, उसमें ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन पॉलिटी का होता है 10 नंबर का और एक पब एड का रहता है, तो दोनों में से एक ही करना रहता है। तो अगर आपका पॉलिटी तैयार है तो जाहिर सी बात है पब एड को छोड़ दोगे, पॉलिटी वाला 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो 15 नंबर का ही तो हुआ ना पब एड। तो पब एड को आप पढ़ो, लेकिन इस तरह से मत पढ़ो कि आप पॉलिटी को भूल जाओ। तो इसी तरह से ये जो 35 नंबर है ना उसको आप देखो ना, आप इस 35 नंबर के चक्कर में उसी 75 नंबर में 40 नंबर का पोर्शन है छत्तीसगढ़ की योजनाएं, जो कि आपके प्री से रिलेटेड हैं, आपके करंट से रिलेटेड हैं और आपके मेन से रिलेटेड हैं। आप उसको साथ में लेकर नहीं चलते हो। अगर आपने करंट अपना अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका प्री निकल गया, प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका मेंस का ये वाला जो पोर्शन 40 नंबर का है वो आसानी से निकल गया। गोधन न्याय योजना पूछेगा, महतारी दुलार योजना पूछेगा, ठीक है, बजट में क्या प्रावधान है ये पूछेगा। तो मतलब ये जो 40 नंबर की चीज़ें हैं योजनाओं की, वो तो पूरा योजनाओं की है ना, छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े नियम और अधिनियम हैं, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो नहीं प्रताड़ना अधिनियम क्या है, कब लागू हुआ, कितनी धाराएँ हैं, किस धारा में कितनी सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा फिर आप पढ़ते हैं कौन सा रैगिंग वाला एक्ट भी है उसमें, वो क्या है। तो चीज़ों को जब आप बांटेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने जो पूरा लॉ तैयार किया था या बाकी चीज़ें तैयार की थी वो बेयर एक्ट से तैयार की थी। बेयर एक्ट चूँकि पतली पतली सी किताबें होती हैं, उन पतली किताबों में सेक्शन लिखे होते हैं और सेक्शन के बारे में डिटेल होता है, कौन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है और क्या धाराएँ हैं। ठीक है, इस जो पोर्शन है लॉ का, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट की गाइड से मत पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट नहीं होते हैं। 2018 का मेंस का पेपर जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि उसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में आया था और थर्ड पार्टी के बारे में क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से 8 नंबर के आसपास का आया था। थर्ड पार्टी शायद सेक्शन 11 में है RTI में। ठीक है, तो जो मार्केट में किताबें थी ना उसमें से वो पूरा पोर्शन ही गायब था, थर्ड पार्टी के बारे में था ही नहीं। तो इसी तरह से
अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको बेस बुक एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको पढ़ के आप नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर उसका रिवीजन करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। बेयर एक्ट्स सारे के सारे PDF अवेलेबल हैं गूगल पे जाके सर्च करिए, वो आपको मिल जाएगा। अभी उपभोक्ता अधिनियम भी है आपके अंदर। उपभोक्ता अधिनियम का जो पुराना वाला फॉर्मेट है वो आपके सिलेबस में है, बट 2019 में वो अमेंड हो चुका है, नई चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं। तो आप हमेशा अमेंड वाला एक्ट ही पढ़िएगा, भले उसमें ईयर पुराना क्यों ना लिखा हो, क्योंकि अमेंडमेंट वाली चीज़ें ही पूछती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक तरह से आपका डर वाला पोर्शन है, तो डेली उसका सामना करिए, दूर हो जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है काफ़ी होगा, अगर आप में से किसी के कोई और सवाल ना हो तो, ठीक है। तो थोड़ी सी दूरी बाकी लोगों से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ी सी नज़दीकियाँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप स्टडी करिए, ठीक है, बट ग्रुप्स ऐसा मत बनाइए कि एक जिसने बेसिक से अभी स्टार्ट करी है और एक जो उसका लेवल बहुत हाई है। जिसका लेवल बहुत हाई है वो सामने वाले को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा अपने नॉलेज से, जिसका नॉलेज कम है वो सामने वाले का नॉलेज देख के खुद दब जाएगा कि ये तो बहुत जानता है, मैं कैसे करूँगा। तो कोशिश करिए सेम IQ सेम लेवल के लोगों का आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। एक दूसरे से क्वेश्चन करिए, किसी टॉपिक पे डेली डिबेट करिए। अगर अभी यूक्रेन और रसिया का विवाद चल रहा है तो आप उस पर डिबेट करिए। वो जो डिबेट करेंगे आप लोग ना, तो वो कभी नहीं भूलेंगे। उस डिबेट के बाद आप अपना खुद का ऐसे लिखिए। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, छत्तीसगढ़ के PSC से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें क्या कुछ ऐसा है जो आपके PCS यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन में। आप ये देखिए कि भारत उससे कैसे इफेक्ट हो रहा है। भारत में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो यूक्रेन से आती हैं, भारत में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि जो रूस से आती हैं, क्या चीज़ें हैं जो भारत में अभी महंगाई पैदा कर रही हैं, भारत का फॉरेन पॉलिसी क्या है, भारत का जो यहाँ पे जो स्टैंड है वो कैसा है। उस चीज़ों को आप भारत से जोड़िए, क्योंकि पेपर 7 में आपका IR भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं। तो इस तरह से आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ख़त्म करें, कोई डाउट तो नहीं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे नाम मैं अगले लिस्ट में देखूंगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, और मैं खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जॉब में रहने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है। मैंने खुद जब तैयारी शुरू की थी तो जो सेलेक्ट हो चुके थे वो मुझे कुछ बताने से हिचकते थे, और जो नहीं सेलेक्ट हुए थे वो इसलिए नहीं बताते थे कि मैं तो फेल हूँ यार, मैं क्या बताऊँगा। लेकिन जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे सीखिए कि क्या करना है, जो फेल हुए हैं उनसे सीखिए कि क्या नहीं करना है। इन दोनों का एक स्ट्रेटेजी बनाइए और आप तय करिए कि आपको क्या करना है। इस तरह से आपकी राह आसान हो जाएगी। एक अकेला सफ़र तय करने में बहुत वक्त लगता है, तो आपके पास इतना समय नहीं है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है आपको, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी अपना टारगेट हासिल करना है और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है। फिर वो सारे काम करने हैं जिसके लिए आज आप बलिदान दे रहे हो, त्याग कर रहे हो। आज आप जो काम नहीं कर रहे हो, जो टेस्ट छोड़ रहे हो, जो चीज़ें पसंद है उसको अपने से दूर रख रहे हो, वो काम करना है ना, तभी तो आप पढ़ रहे हो। तो आज खराब कर लो, बाकी चीज़ों को छोड़ के। पढ़ाई में वैसे भी किसी का मन नहीं लगता, आपका भी शुरू में नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्यारी चीज़ों को छोड़ के आज आप अपना ख़राब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कल आपको अपना बेहतर बनाना है। तो यही जो चीज़ है वो कल आपका बेहतर बनाएगी और बहुत अच्छे से आपको आगे ले जाएगी। आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अपनी हॉबी को भी परस्यू कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेस्ट करोगे। थैंक यू।